नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी जल प्रदूषण की। उससे पहले हम लोगों ने वायु प्रदूषण की बात की थी। जो हमारे लगातार मेंबर्स हैं, जो देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि इससे पहले कौन कौन से टॉपिक हुए हैं, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें समझाई हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। आज जो हम लोग ये बात कर रहे हैं पर्यावरण और प्रौद्योगिकी की, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, ये जीआईसी प्रवक्ता में जो 40 प्रश्न आने हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें यह टॉपिक है। साथ ही यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें इकाई 9 है, आप उसमें देखें, उसमें आपका दिया गया पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र और जीआईसी में जो सामान्य अध्ययन है उसके लिए कक्षाएं चल रही हैं। और उसी के तहत हम लोग पिछली कक्षा में वायु प्रदूषण की बात की है, फिर इसके बाद जल प्रदूषण की बात की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मृदा प्रदूषण की। देखिए, प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित स्रोतों अथवा दोनों स्रोतों से मृदा की गुणवत्ता में जो कमी होती है उसी को कहा जाता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं है कि जिसके कारण मृदा प्रदूषित हो गई। मृदा प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे तीव्र गति से मृदा का अपरदन होता है तो भी मृदा प्रदूषण होता है, एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होता है, वनोन्मूलन होता है, झूमिंग खेती की जाती है, कृषि में मृदा में ह्यूमस की कमी आती है, तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव आता है, मृदा में रहने वाले सूक्ष्मजीवों की कमी आती है, या मृदा में आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा से भी आप देखेंगे तो मृदा का प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खैर हो जाएगा। इसे अगर संक्षेप में हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। जैसे मृदा प्रदूषण में अगर हम देखें भौतिक स्रोत के अंतर्गत, यहाँ पर भौतिक स्रोत के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो जल वर्षा की तीव्रता है और उसका परिणाम है। जो तापांतर की विविधता हम लोगों ने देखी, यहाँ पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, हवा की जो दिशा की अनिश्चितता है उसकी बात करें तो ये सब जो कारण होते हैं वो भौतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मृदा प्रदूषण के जैव स्रोत या कारणों की अगर बात करें तो उसके तहत जो ये सूक्ष्म जीवों की हम लोगों ने बात की कि मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की कमी, तो यह सब मृदा प्रदूषण के जैव स्रोत या कारक के रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा प्रदूषकों को 4 वर्गों में हम लोग विभाजित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि मनुष्यों द्वारा परित्यक्त रोगजनक सूक्ष्मजीव, पहली बात। दूसरा, पालतू मवेशी द्वारा गोबर आदि के माध्यम से परित्यक्त रोगजनक जीव हैं, इस आधार पर भी हम कर सकते हैं। या मिट्टी में पहले से मौजूद जो रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं उस आधार पर कर सकते हैं, या आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया प्रोटोजोआ के आधार पर कर सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं उस आधार पर भी प्रदूषण को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन तथ्यों की अगर हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा विस्तृत भी नहीं करना पड़ेगा और कम से कम में सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। जैसे देश में, हमारे देश में जो बंजर भूमि है कितने प्रतिशत है, सीधा सीधा जो प्रश्न पूछा जाता है हम उसी पर आते हैं, क्योंकि इधर उधर अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा और इतना समय नहीं है कि हम लोग समय को बर्बाद करें। आपके पास भी इतना समय नहीं कि वीडियो को पूरा बैठ के विस्तृत देखें। तो देश में लगभग 5% बंजर भूमि है। पॉइंट टू पॉइंट सीधे बात करते हैं। मृदा में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है, जो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा 5 से 10% होती है। जो क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। तो खूब प्रश्न पूछा जाता है।
कि उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। पौधों के लिए मृदा में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? सीधा सीधा जो प्रश्न पूछा जाता है, तो पौधों के लिए मृदा में 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद कृषि में प्रयुक्त जो उर्वरक होता है एनपीके, एनपीके का अनुपात क्या होता है? आप देखें तो खूब पूछा जाता है, तो इसका अनुपात होता है 4:2:1। जिस यूरिया का आप प्रयोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? जब बात उर्वरक की आती है तो याद आ गया, जो यूरिया का आप प्रयोग करते हैं, जिसको आप यूरिया कहते हैं, जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गांव से जिनका संबंध होगा, कृषि से जिनका संबंध होगा, अगर कृषि से संबंध है तो अपने खेतों में वो यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया एक खाद होती है। आप बताएं, यूरिया के बोरे पर सीधा सीधा लिखा होता है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। आप जाकर फिर से देख लीजिएगा, आपके घर में अभी भी रखा होगा, जो बोरियां होंगी उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। पीट और दलदलीय मृदाएं जो होती हैं वह क्षारीय होती हैं। भारत में अवनलिका अपरदन से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का चंबल नदी का जो बाह्य क्षेत्र है वह अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान देना, 1953 में। अब इसके अलावा ये तो बात यहां पर हो गई, जो मृदा प्रदूषण है, इस मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है और इस पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? भले इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन एक बार इसे समझना जरूरी है। मृदा प्रदूषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव, जीव जंतु और वनस्पतियों सबको प्रभावित करता है। मृदा अपरदन का प्रभाव जो स्थलाकृतियां हैं, जो हमारी भूमि है, उस पर सीधे सीधे पड़ता है। मृदा प्रदूषण से मिट्टी के जो मौलिक गुण होते हैं, मौलिक गुणों में कमी आती है। जो मौलिक गुणों में कमी आएगी तो उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह उत्पादन क्षमता भी कम हो जाएगी। उत्पादन क्षमता कम होने का मतलब फसलों और वनस्पतियों का विकास अवरुद्ध होना। मृदा के जो कण हैं, छोटे छोटे कणों का बाहरी जो कारक हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, इनके द्वारा पृथक होकर बह जाना ही मृदा का अपरदन कहलाता है। यानी जो ऊपर की मिट्टी है, अगर ऊपर की जो हमारी उर्वरा मिट्टी है वो बह जाती है किसी भी कारण से, तेज हवाएं चलती, हवा के सहारे उड़ सकती हैं, बहुत सारा जल का बहाव है वहां पर, तो उसके द्वारा जा सकती है। तो यहां से जो मृदा का बह जाना वो हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन से कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में कमी आती है, बाढ़ का आना, मृदा की गुणवत्ता में कमी, ये सारे प्रभाव इस पर पड़ते हैं। मृदा का बहुत भारी मात्रा में अपरदन, एक तो मृदा अपरदन सामान्य हो गया, लेकिन मान लिया कि कोई पूरा का पूरा क्षेत्र मृदा अपरदन से ग्रसित हो गया, कोई बृहद क्षेत्र, तब अगर मृदा का बृहद अपरदन होता है तो वहां पर कहा जाता है अवनलिका अपरदन। जब मृदा का बृहद क्षेत्र होता है, बृहद अपरदन भी होता है, तो उसे अवनलिका अपरदन कह दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अवनलिका अपरदन कहां पर होता है। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में अवनलिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा का चंबल नदी का बाह्य क्षेत्र।
और इस अपर्दन के निरंतर सक्रिय रहने से जो संबंधित क्षेत्र होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं। भाई अवनलिका अपर्दन में क्या होगा कि मृदा जो होगी वो नीचे की ओर नली के आकार के बनता चला जाएगा और नीचे की ओर मिट्टी बह जाएगी, नीचे से बहकर कहीं और नालों में जाकर निकल जाएगी। एक आप देखेंगे कि बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। तो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है और उस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को यानी अवनलिका अपर्दन के द्वारा, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए हैं। भाई मृदा अपर्दन क्या, सबको कोरिलेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है एक दूसरे से, तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। भाई एक तो ये जानते हैं आप, सीधी सी बात फिर से सुन लीजिए कि जो उर्वरा मिट्टी होती है वो उर्वरा मिट्टी अगर किसी बाह्य कारण से, जल वायु के कारण अगर एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर चली जाती है, हट जाती है, तो उसे कहा जाता है मृदा अपर्दन। मृदा का वृहद अपर्दन कहलाता है अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन के निरंतर सक्रिय रहने पर जो संबंधित क्षेत्र होता है वो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है और इस ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। आज भी आपने सुना होगा चंबल के बीहड़, सुना है? चंबल का बीहड़ क्षेत्र आज भी आपको लिखित में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, सुनने में आपको मिल जाएगा चंबल का बीहड़ क्षेत्र। भाई चंबल का बीहड़ क्षेत्र कौन सा है? चंबल का वही बीहड़ क्षेत्र कहलाता है जहां पर अवनलिका अपर्दन से जो प्रभावित है। जो मैं बता रहा हूं ये चीजें अब आपके समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, तो उसे बीहड़ कहा जाता है। और जो संपूर्ण क्षेत्र होता है, संपूर्ण क्षेत्र उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्खात स्थलाकृति भी इसे कहा जाता है और धीरे धीरे यह बंजर भूमि में बदल जाता है। यहाँ के कृषि और वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। यह मृदा प्रदूषण का प्रभाव है, मृदा प्रदूषण का यह प्रभाव है। अब इसके बाद मृदा प्रदूषण का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए। मिट्टी कृषकों का, किसानों का धन है। भाई वही बह गया तो समझ लीजिए किसान का सारा धन चला गया, क्योंकि उर्वरा शक्ति जब मिट्टी की समाप्त हो गई तो किसान लूट गया, क्योंकि किसान खेती किसमें करेगा, उर्वरा शक्ति ही नहीं है, फसल होगी ही नहीं। तो मिट्टी कृषकों का धन है। इसके गुणों के कमी से न केवल कृषक ही बल्कि आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो इससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य, जीव जंतु, वनस्पतियां सभी प्रभावित होंगी। भाई चाहे जंतु जगत हो चाहे पादप जगत हो, सबका अस्तित्व मिट्टी पर ही आधारित है। तो इसके नियंत्रण के लिए जीवनाशी रसायन का जो प्रयोग है, इनके प्रयोग को परिसीमित करके समन्वित कीट प्रबंध प्रणाली को अपनाया जाए। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर समन्वित पादप पोषण प्रबंधन को अपनाया जाए। राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जैसे उर्वरक के प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। जिसे हरी खाद आप बनाते हैं, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में आप ढांचा नाम भी सुना होगा आपने, उसे लगा दिया जाता है हरी खाद के लिए और पूरे पौध को फिर खेत में ही उसकी जुताई करके मिट्टी में मिला दी जाती है। डीडीटी और अन्य हानिकारक रसायन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जहां पर मिट्टी में लवणता है, लवणता की अधिकता वाली मिट्टी में सुधार के लिए जिप्सम और पाइराइट्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जल का जमाव ना हो, उचित निकास की व्यवस्था बनानी चाहिए। वन का जो कटाव है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे मृदा अपर्दन रुक सके। जो झूमिंग खेती है, झूमिंग खेती पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे भूक्षरण की समस्या को कम किया जा सके। बाढ़ द्वारा नष्ट होने वाली भूमि को बचाने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
भूमि उपयोग और फसल प्रबंधन पर ध्यान देना भी नितांत आवश्यक है। तो इस तरीके से मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। मृदा कणों का बाहरी कारकों द्वारा पृथक होकर बह जाना मैंने अभी आपको समझाया। अब आइए फिर यहाँ पर देखते हुए चलते हैं कम से कम समय में, ताकि आपके सामने सारी चीजें हम प्रस्तुत कर सकें। मृदा कणों का बाहरी कारकों द्वारा पृथक होकर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए, हम इस तरीके से ऐसा इसलिए कराते हैं क्योंकि इससे ये होता है कि एक बार हम समझाते हैं, उस चीज़ों को आप समझते हैं, फिर दोबारा उसको रिवीजन के तौर पर, तुरंत ही पढ़ी हुई चीज़ को तुरंत आप रिवीजन के तौर पर फिर से देख लिए तो आपके दिमाग में वो चीज़ें पुनः लौट कर आ जाती हैं और मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं जितना मैंने समझाया। अब वो लिखित रूप में आप यहाँ देखें कि मृदा कणों का बाहरी कारकों द्वारा पृथक होकर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा का बृहद अपरदन और नलिका अपरदन कहलाता है। इस अपरदन के निरंतर सक्रिय रहने पर भूभाग उबड़ खाबड़ में बदल जाता है, जिसे बीहड़ कहा जाता है। संपूर्ण बीहड़ क्षेत्र को उत्खात भूमि कहा जाता है। धीरे धीरे यह भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है, ककरीली पथरीली हो जाती है, तो इसे बंजर भूमि कहा जाता है। मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया, ये सारी चीजें आप देखें मृदा प्रदूषण पर है। अब इसके बाद अगली जो कक्षा है वो आपका ध्वनि प्रदूषण पर है। देखिए, ये कक्षा तो बहुत छोटी थी, आज की मात्र 16 मिनट की थी। उसका कारण ये था कि हम लखनऊ में नहीं हैं, क्योंकि लखनऊ से बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, इसलिए इतना समय निकालकर मैंने आप लोगों को ये चीज़ें करा दी हैं। और संस्थान में ना होने के कारण ये कहीं बाहर हम निकले हैं, तो आपके लिए 16 मिनट का समय निकालकर 16-17 मिनट का और आप लोगों तक मैंने ये चीज़ पहुंचा दी है, ताकि आपका ना नुकसान हो। देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका नुकसान ना हो, तो आप तक ये वीडियो मैंने पहुंचा दी है। बाकी अगली कक्षा में हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे।